Hello, Assalamualaikum students. How are you? Fine, perfect. लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कस किया था टॉपिक अपना मल्टीप्लिकेशन के अंदर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और जो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। कि हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो यहाँ पे हमने इसको स्टॉप किया था। ठीक है ना, तो मैं इसको आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो हमने कौन से किया था। आपके सामने स्क्रीन पे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर, और फिर जो हमें क्या करना है यहाँ पे इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, आज का टॉपिक ये तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था, प्रीवियस टॉपिक था, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल दी थी। एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके का हमारा एक बहुत इजीएस्ट वे का हमारा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल था। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि इम्पोर्टेंट इस हवाले से है क्योंकि यहाँ पे जब क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। जरा क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स का मैट्रिक्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इफ रिक्वायरमेंट नंबर 1 मैंने कह दी, आपको दे दिया कि एक्स, ये जो एक्स है, एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है ना, जबकि ये जो है ये पूरा ये मैट्रिक्स जो है पूरा एक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे एक हम ये कह सकते हैं कि हमारे सोल्यूशन का पहला स्टेप है, हमने क्वेश्चन को पहले कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद मुझे बड़ा एक कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ पर अब इस कंडीशन के अंदर हम किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालें। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है ना, मुझे उसका जवाब दीजिएगा। ये एक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये एक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। क्या ये वहां जाके इस मैट्रिक्स से डिवाइड हो सकता है? कभी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड किया है? मैट्रिक्स को किसी नंबर से तो डिवाइड किया है, लेकिन मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं किया। ठीक है ना, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं किया। अब उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है, डिवीजन में लेके जाए, फिर उसको ऊपर लेके जाए, फिर उसका इनवर्स निकालें, फिर उसके इनवर्स से उसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो एक तो कंडीशन वो पॉसिबल है कि वहां से हम यहाँ पे एक वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स की, वो हमारी आपके पास एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन कि यहाँ पे टॉपिक कहते हैं, हमने कहा कि कंफ्यूजन क्या है कि हम उस तरीके से भी लिख जा सकते हैं, यहाँ पे जिससे डिवाइड और या मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और फिर उसको इनवर्स फॉर्म में ले जाएंगे, फिर उसका इनवर्स निकाल के इस मैट्रिक्स से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा, आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ सकती है। ठीक है ना। एक और मेथड है, और भी मेथड्स हैं हमारे पास, बहुत सारे मेथड्स हैं हम जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कंफ्यूजन होती है स्टेप का ही करना क्या है। अब देखते हैं कंडीशन क्या है। हमने सपोज किया लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी, यानी एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, ए बी सी डी रखेंगे। इट्स मीन एक्स के अंदर अब वेरिएबल्स कितने हो गए, 4 वेरिएबल्स हो गए। आपको ए बी सी डी एक्स की वैल्यू जब तक नहीं आ सकती, जब तक इन 4 वेरिएबल्स की वैल्यू ना आ जाए, उस वक्त तक आपकी एक्स की वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने हमने कंडीशन में इस एक्स की जगह पे इस एक्स की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है ना। ये वाला मैट्रिक्स ऐसे कॉपी रहा, ये वाली वैल्यू अपनी जगह पे कॉपी रहेगी। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, आप बताएं क्या होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का जो रूल था वो क्या था, वो यही रूल था ना हमारे पास, कि हम इस रूल के हिसाब से हम क्या कर रहे थे, इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे। तो क्या रूल था, R1C1 R1C2 R2C1 R2C2, यानी पहले हर रो जो है वो तमाम कॉलम से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। देन सेकंड रो तमाम कॉलम से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ए को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा। फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से, उसका मतलब -2b हो जाएगा। ठीक है ना। फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2a हो जाएगा। b को मल्टीप्लाई करेंगे से 1 से, b हो जाएगा। ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, इस तरह से हुआ।
फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब सी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5c हो जाएगा, डी को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2d हो जाएगा। अब तमाम चीजें सब चीजें अब नेक्स्ट स्टेप में देखकर शुरू कर रहा हूँ मैं आपको। ये देखें आप, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, देन फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, जब तक रो चेंज नहीं होगी उस वक्त तक, जब तक तमाम एक रो जो है वो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई ना हो जाए उस वक्त तक आप जो है वो रो को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, देन उसके बाद फिर सेकंड रो को इन दोनों कॉलम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या है, ऐसे ही है जिस तरह हमने पढ़ा है इसको, ए को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5a हो गया, और बी को मल्टीप्लाई किया -2 से तो -2b हो गया, ए को मल्टीप्लाई किया 2 से 2a हो गया, बी को मल्टीप्लाई किया 1 से तो प्लस का साइन बीच में आता है, तो ये भी ऐसे ही रहा। अब चूंकि एक फर्स्ट रो जो है वो दोनों कॉलम से क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई है, तो अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ कॉलम से। इसका मतलब सी जो है मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से, तो उसका मतलब 5c हो गया। डी जो है वो मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो इट्स मीन -2d हो गया। सी को मल्टीप्लाई किया 2 से 2c हो गया, डी को मल्टीप्लाई किया 1 से +d हो गया। ठीक है ना, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू वैसे ही रही। नाउ अब इस जगह पे हम क्या करते हैं, अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। अब आप मुझे बताएं, अब यहाँ पर उस तरह की कंडीशन नहीं है। इससे पहले जो हमने लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर कंडीशन ये थी कि इक्वेशन जितनी बनी थी, 4 इक्वेशन बनी थी, उनमें से 2 इक्वेशन ऐसी थी जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल्स थे, तो हमने सिर्फ उन्हीं को कंपेयर किया जिसके अंदर एक वेरिएबल था, जिसके अंदर एक वेरिएबल था हमने सिर्फ उसको कंपेयर किया। अब यहाँ पे तो आपको 4 के 4 जो हैं उसके अंदर किसी में भी किसी एक कोई एक वेरिएबल इन्वॉल्व तो नहीं है, एक से ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 4 के 4 को क्या करना पड़ेगा, आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना, ए से कंपेयर होगा, बी से कंपेयर होगा, सी से कंपेयर होगा, डी से कंपेयर होगा। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन में चारों को कंपेयर करना है। देखो, कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट 5a - 2b is equal to -1 first equation, 2b plus 2a plus b equal to 5 second equation, and 5c minus 2d is equal to 12 third equation, and the 4c plus d is equal to 3 is fourth equation। ठीक है ना, 4 इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे अब वो भी पॉसिबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन में किया था कि हम 1 और 2 को आपस में सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू निकाल दें। 1 और 2 को सिंप्लीफाई करके क्या कर दें, a और b की वैल्यू निकाल दें, और 3 और 4 को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ c और d की वैल्यू आएगी। इक्वेशन का कंपैरिजन देखो क्या है, इसके अंदर वेरिएबल क्या है a, इसमें वेरिएबल क्या है b, इसमें भी a और b है, तो इसका मतलब आप इन दोनों को इक्वेशन को आपस में सिंप्लीफाई करें 1 और 2 को, तो a और b का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में आपके पास c और d इन्वॉल्व है, इसमें भी c और d इन्वॉल्व है। इट्स मीन कि यहाँ पे इस कंडीशन में आप जो है वो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर किसका आ जाएगा, c और d का आ जाएगा। अमूमन ये कहा जाता है कि जितने वेरिएबल्स आपको चाहिए होती हैं उतनी ही इक्वेशंस बनती हैं। अमूमन ये कहा जाता है जितने वेरिएबल्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं उतनी ही इक्वेशन डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर देखें आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी। और तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन भी किन बेसिस पे हो रही है, इन 4 इक्वेशन की बेसिस पे हो रही है। ठीक है ना, तो वो चीज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अप्लाई हो रही है। फिर अब जरा कंपैरिजन, सबसे पहले ए और बी 1 और 2 हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। इसमें हर वेरिएबल के साथ कोई ना कोई नंबर है। इक्वेशन नंबर 1 में हर वेरिएबल के साथ इक्वेशन कोई ना कोई नंबर है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 में बी जो है ये क्या है, अलग है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब बी की वैल्यू निकालना यहाँ से आसान है, यहाँ से आसान है। कैसे, 2a यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, वहां a क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब 5 - 2a हो जाएगा।
फिर बी की वैल्यू को प्लेस कहाँ कर सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप चेक करें, टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, पुट बी इक्वल टू 5 माइनस 2a। हाउ 5 माइनस 2a, बी ऐसे ही रहा, 2a यहाँ प्लस में था, वहां जाके क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो 5 माइनस 2a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 की जो b की वैल्यू है वो प्लेस कहाँ कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2 से हमने क्या कर दिया, b की वैल्यू अलग कर दी। इक्वेशन नंबर 2 से b की वैल्यू हमने क्या कर दी, अलग कर दी। कैसे की, 2a यहाँ प्लस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस 2a हो गया। तो b की वैल्यू बन गई 5 माइनस 2a। इस b की वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। 3 में तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि a और b नहीं है। 4 में भी नहीं पुट कर सकते, a और b नहीं है। तो उसका मतलब a और b का ताल्लुक से वो सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 और 2 से है। तो b आप निकाल ले 2 से, तो पुट कहाँ करोगे, 1 में। तो 1 में चेक करें, 1 में जहां पे b था, जहां पे b था, क्या उसकी जगह पे उसकी वैल्यू आ गई। ये 5a ऐसे ही रहा, ये माइनस ऐसे ही रहा, 2 भी ऐसे ही रहा, b की जगह पे b की वैल्यू आ गई है, जो b की वैल्यू आपने प्लेस की, इज इक्वल टू -1। एनी कंफ्यूजन इन हियर, क्लियर है चीज? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. What is the next step? What will be the next step? The next step is to multiply -2 on whole bracket to whole bracket. So 5a ऐसे ही रहा, minus plus minus 2 5 is a 10, minus minus plus 2 2 is a 4a plus 4a equal to -1 equal to -1. इट्स मीन, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल बी है, नहीं है, वेरिएबल बी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब कैसे होगी, नेक्स्ट स्टेप देखो। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमने कहा कि 5a प्लस 4a क्या हो गया, 9a। 9a ऐसे ही रहा, 5a प्लस 4a, 4a बराबर किसके हो गया, 9 के। 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9 हो गया। ये माइनस का 10 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10। तो +10 - 1 क्या बचेगा, +10 - 1 क्या बचेगा, 9 बचेगा। +10 - 1, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यू यहाँ माइनस में है, वहां जगह क्या हो गई, प्लस में। तो इट्स मीन +10 - 1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 9 के इक्वल हो गया। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, या ये पे कैंसिल करो, 9 मतलब 9, 9 मतलब 9, आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्लियर दिस पॉइंट? इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो? ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि टाइम कम है और जो है हमको सीखना बहुत ज्यादा है, तो देखते हैं इसमें क्या करना आ गया। अब इस ए की वैल्यू को प्लेस कहाँ कर सकते हैं हम, 1 और 2 दोनों में कर सकते हैं, किसी में भी पुट कर देंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी कि ना। इस ए की वैल्यू को आपके पास ऑप्शन है कि आप इक्वेशन 1 में प्लेस कर दें या 2 में प्लेस कर दें, ठीक है ना। किसी में प्लेस कर दें, आपके पास आंसर किसका आ जाएगा, बी का आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसमें पुट किया हमने, पुट इक्वेशन नंबर वो ए इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहां पे ए है, इक्वेशन नंबर 2 में जहां पे ए था, वो हमने क्या कर दिया, उसकी जगह पे वैल्यू 1 पुट कर दी, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये थी, -2 था, वहां जाके वहां प्लस में था, प्लस में यहाँ पे आया तो -2 हो गया था। तो ये आपकी बी की इक्वेशन बन गई थी, बी इक्वल टू 5 - 2a, ठीक है ना। अब इस ए की जगह पे क्या कर दे, 1 प्लेस कर दें, तो 2 1 जा 2, 5 - 2 कितना हो गया, 3 हो गया। इट्स मीन आपका जो आंसर आ गया बी का जो आंसर आ गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ए भी आ गया, बी भी आ गया। पहले बहुत सोचते ना, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है,
आसान है, सिर्फ टेक्निकल काम है, आसान टॉपिक है, टेक्निकल काम है। अगर इस टेक्निक को आप सही से अपना इसको सही से कैच कर लें तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? Now we're solving equation number 3 and 4 by simultaneous equation and to find the value of B and C. अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इन दोनों में से वैल्यू निकालना आसान किस में है? तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट की ए की वैल्यू 1 तो हमारे पास जो बी का आंसर आया वो कितना आ गया? 3 आ गया। नाउ अब इसके बाद पे करना क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Now equation number 3 and equation number 4, we are working on both equation number 3 and equation number 4. Why? Because equation number 3 और 4 के अंदर B, C और D की इन्वॉल्वमेंट है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे A, C और D की वैल्यू निकालना या किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना किस में आसान है, किस में मुश्किल है? किस में आसान है, किस में मुश्किल है? गुड, शाबाश। हम वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं? यहाँ से हम डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2c यहाँ पे प्लस में, वहां जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ बी की वैल्यू आई है, इसी तरह यहाँ से डी हो जाएगा। यहाँ पे 2a यहाँ पे माइनस था, वहां पे प्लस था, यहाँ पे आया तो माइनस हो गया। इस तरह सी के साथ भी बिल्कुल सेम यही काम होगा। सी यहाँ पे इसमें प्लस में, वहां जगह माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन जो बन जाएगी आपकी क्या बन जाएगी? d is equal to 3 minus 2c। d की वैल्यू आ गई। इस d की वैल्यू को प्लेस कर दें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्या हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा? चेक करें आप। अब चेक करें पूरा। d की वैल्यू प्लेस ना करें क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में। नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन क्वेश्चन नंबर 3। सो वी हैव टू से 5c माइनस माइनस 2 2। डी की जगह पे डी की वैल्यू प्लेस हो गई, कितनी हुई? 3 माइनस 2c, 3 माइनस 2c इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक की कंडीशन में आपने क्या किया? आपने इस इक्वेशन में जहां पे डी था, डी की जगह पे डी की वैल्यू 3 माइनस 2c प्लेस कर दी। और फिर अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? आपने इस माइनस 2 से इस ब्रैकेट को क्या करना है? मल्टीप्लाई। माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4c, माइनस माइनस प्लस 4c इज इक्वल टू 12। ऐसे ही रहा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है। 5c प्लस 4c 9c, 9c ऐसे ही रहा। 6 यहाँ माइनस में है, वहां जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये 6 यहाँ माइनस में है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इट्स मीन 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। 12 प्लस 18। Is there any confusion in here in these step? No? Okay. क्या किया? d की वैल्यू फाइंड आउट की, d की वैल्यू को प्लेस कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में प्लेस करने के बाद क्या कर दिया? -2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। आंसर किसका आ गया? सी का आ गया। सी का आंसर आ गया। अब आपकी मर्जी है इस सी की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करें या 4 में पुट करें, या फिर डायरेक्ट इसमें पुट कर दें जहां पे ये मैं आप स्क्रीन देखें लेजर जहां पर है। सी की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। मेरा लेजर देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। मैंने कहा कि सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं इसकी जगह पे, तो इसका मतलब आंसर किसका आ जाएगा? डी का आ जाएगा। तो मैंने वही काम किया। क्या काम किया भाई? सी की वैल्यू 2 जो है वो प्लेस कर दी कहाँ पे? d इक्वल टू -2c, d इक्वल टू 3 -2c। c की जगह पे क्या हो गया? c की जगह पे 2 की वैल्यू आ गई। c की जगह पे 2 की वैल्यू आ गई। ये देखो, ये c की वैल्यू 2 आपने ऊपर आंसर निकाला। इक्वेशन आपने क्या कर दी? कॉपी कर दी। इक्वेशन आपने क्या कर दी? कॉपी कर दी। c की जगह पे c की वैल्यू कितनी निकली? 2 निकली है। तो इस c की जगह पे क्या आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब ये 3
हाँ हाँ सही है ना। हाँ अब देखो यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम, हाँ सही कह रहे हैं आप, यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम है वो यहाँ पे क्या आई है कि डी की वैल्यू 3 - 2c है। ठीक है ना, अब यहाँ पे 3 है, ये 5 नहीं है, ये 3 है। ठीक है ना, ये मिस प्रिंटिंग हुआ हुआ है, ये 3 है, ये 5 नहीं है, ये 3 है। ठीक है, ये 3 है, तो 3 ऐसे ही रहा, माइनस ऐसे ही रहा, 2 × 2 = 4, 4 ऐसे ही रहा, 3 - 4 वापस किसी हुआ -1 के, डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्वेश्चन में देखें, डी एस डी की जगह पे D = 3 - 2c, सी की जगह पे क्या वैल्यू पुट हुई, 2 पुट हुई, सी की जगह पे 2 आ गया। ये 5 नहीं है, ये मिक्सअप हुआ नजर आ रहा है, 3 है ये। ठीक है ना, तो ये आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, इसको 3 कीजिएगा, ये 3 है। ठीक है ना, तो ये 3 ऐसे ही रहा, माइनस ऐसे ही रहा, 2 × 4, 3 - 4 = -1। तो उसका मतलब आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई, चारों वैल्यूज आ गई। अब इन चारों वैल्यूज को आप क्या कर दें, इस ए की जगह पे ए की वैल्यू प्लेस कर दी, इस ए की जगह पे ए की वैल्यू प्लेस कर दी, बी की जगह पे बी का जो आंसर आया वो प्लेस कर दिया, 3 आंसर आया था। सी का आंसर कितना आया है, 2 आया है, और डी का आंसर कितना आया, -1। ये वैल्यू जो निकल आई, ये वैल्यू किसकी थी, एक्स की वैल्यू थी, जो हमने क्या किया हुआ था, सपोज किया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेंदी है, बहुत लेंदी है, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन की टाइप थी हमारी ये। ये अगर लॉन्ग के अंदर दे सकता है तो लॉन्ग में दे देगा, वीआई के बोर्ड के अंदर, और जो है आखान बोर्ड के अंदर 6 मार्क्स का हो सकता है ये, और ओ लेवल्स के अंदर इस तरह का सवाल जो है वो अमूमन 4 to 5 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, चलें बेटा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, इस जैसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इंशाल्लाह आप वो क्वेश्चन मुझे खुद करके देंगे, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दूंगा, मैं आप वो क्वेश्चन मुझे खुद करके देंगे। इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लें, इतनी प्रैक्टिस कर लें, इस जैसा कोई भी सवाल आ जाए वो आप इजीली कर सकें। ठीक है ना, इसका इतना मतलब प्रैक्टिस आप इस क्वेश्चन की जो मैंने आज करवाया है, इसकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। ओके, अल्लाह हाफिज।